नमस्कार, हम ब्रज विजन के नए एपिसोड के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज हम चर्चा करेंगे पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी से, जो कि एक अधिवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और श्याम सुंदर शर्मा जी ने 1960 के दशक में इलेक्शन लड़ा और उसके बाद उन्होंने चकबंदी और जो हम इलेक्शन में आप जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है पर्चा भरना, उसमें एक्सपर्टाइज हासिल की है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम सब लोग तो आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं और जब हम बच्चे थे तब आपने पार्टी पॉलिटिक्स में आए, तो आप कैसे आपका पदार्पण हुआ? मैंने 1960 में लॉ प्रथम श्रेणी में पास किया जी। ध्येय तो मेरा सब रिसर्च कॉम्पिटिशन्स का था, लेकिन उस दौरान मैंने ये सोचा मैं वकालत के टच में रहूं भविष्य के रिस्क को देखते हुए। तो मैं सन 60 से ही प्रोफेशन के टच में आया। सन 1962 में 4 तारीखों में उत्तर प्रदेश के विधायक के चुनाव हुए विधानसभा के, और मैं किसी राजनीतिक दल में उस समय तक नहीं जुड़ा था, इसलिए 4 तारीखों में अपने व्यक्तिगत और मित्रों के संबंध के आधार पर मैंने भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न प्रत्याशियों और पार्टियों के लिए एक अपना सहयोग दिया, पोलिंग एजेंट के रूप में या जैसे भी था। और उसके बाद 67 में फिर चुनाव आए 5 साल बाद। तब तक राजनीतिक परिस्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी थी और मुझसे चारों पार्टियाँ जो प्रमुख क्षेत्र की थी उनके लोग मिलते थे और आग्रह करते थे ज्वाइन करने का, और मैंने एक ही बात कहता था कि मैंने पूर्ण अध्ययन कर लूँगा तब किसी दल को चुनूँगा और उसके बाद एक बार ही जीवन में एक दल को रखूँगा। वो ये जनसंघ के भी, कांग्रेस के भी, स्वतंत्र पार्टी के और सोशलिस्ट पार्टी, ये प्रमुख कुछ साल की वो थी राजनीतिक पार्टियाँ। इन चारों ने भरसक प्रयत्न किया। अंत में 65 में मैंने निर्णय लिया कि लेना पड़ा मुझे कि संघ के लोगों के कार्यक्रम, आचरण, व्यवहार, सिद्धांत बहुत नज़दीकियों मेरे से मेल खाते हैं, तो मैं इसको ज्वाइन करूँगा। तो भगवान शंकर रावत के द्वारा 1965 में मैं उस तत्कालीन जो राजनीतिक दल जनसंघ था उसकी सदस्यता मैंने ग्रहण की थी, और तब से लेके आज तक मैं इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी बनी, उसमें भी मैं जिला पदाधिकारी रहा, और उसके बाद सन 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके भी पदाधिकारी रहा, और कई बार राष्ट्रीय जो मुख्य परिषद होती है जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट को चुनती है उसका मैं मतदाता रहा। और अब इधर आकर के इस समय कोई मेरे पास पद नहीं है, ना मैं पद लायक हूँ। उम्र 87 में एंटर कर गया हूँ, इसलिए लगातार मैंने अपनी जो भावनाएं और लगाव है उस एक ही दल से, भारतीय जनता पार्टी से और संघ की विचारधारा से रखा है, और रखे हुए मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट चला रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप इलेक्शन लड़ते थे तो इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ करते थे, और इलेक्शन लड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी होता है सही तरीके से पर्चा भरा जाना। तो जब आप पर्चा भरते थे, जब आप इलेक्शन लड़ते थे, और आज की तारीख में क्या चेंजेस आए? आपने सही प्रश्न किया। जब हम 60 को लेकर 74 यानी जून 75 से इमरजेंसी हुई थी। हाँ जी। उससे पहले का काल 77 में इमरजेंसी खत्म हुई थी, और 80 तक जनता पार्टी ने सब बनाई उसका काल, और 80 के बाद आज तक का काल। वैसे वर्गीकरण और भी हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर के ये 3 वर्गीकरण हैं। हाँ जी। और उसमें इमरजेंसी से पहले जो होती है, कोई आज के देखते हुए मुश्किल से 30% या 35% की आवश्यकताएं थी और फॉर्मेलिटीज थी। लेकिन इमरजेंसी के बाद धीरे धीरे
लगभग हर इलेक्शन पर कोई ना कोई परिवर्तन और एडिशंस होते चले आ रहे हैं। तो उसमें मोटे तौर पर जो रिप्रेजेंटेशंस पीपुल्स एक्ट है संविधान का अंतर्गत, हाँ जी। उसके अंतर्गत ये चुनाव होते हैं। तो मुख्य रूप से ये लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा का तो गठन अलग होता है, लोकसभा का एक तरह से डायरेक्ट, प्योरली डायरेक्ट होता है। तो यहाँ जो अपन लोगों से या आम जनता से, नागरिकों से जुड़ा है, वो एक तो लोकसभा का इलेक्शन है और दूसरा होता है विधानसभा का। और विधानसभा के अतिरिक्त जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी स्टेट्स में दूसरी है तो विधान परिषद का, MLCs का। तो ये 3 प्रकार के, MP का, MLA का और MLCs का मुख्य रूप से ये गवर्न होते थे। और बाद बाकी के जो इलेक्शंस हैं नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के या म्यूनिसिपैलिटीज़ के या जिला पंचायतों के, वो इनसे थोड़ा बहुत लेते हुए मिलते जुलते जरूर होते थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर प्रमुख और बड़े इलेक्शंस यही माने जाते रहे। तो उसमें जो मोटी प्रक्रिया थी वो यही था कि गजट के अनुसार चुनाव आयोग गठित होते थे और गजट होने के बाद उन्हीं कराते थे और उन पर सरकार का कोई दबाव नहीं होता था और वो अपने नियम बना करके प्रदर्शन करते थे और जनता को और कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक दलों को ट्रेंड भी करते थे, से बताते क्या क्या चाहिए। वो पुराने टाइम में निर्वाचन आयोग था या निर्वाचन आयोग का गठन बहुत लेटर हुआ है? वो तो खैर संविधान जैसे ही आया अमल में सन 50 से ही, तभी से ही चुनाव आयोग को ही अधिकृत कर दिया गया था। वो अपने ड्यू कोर्स ऑफ टाइम गठित हो गया था और शुरू से चुनाव आयोग के ही द्वारा चुनाव हुआ, क्योंकि स्वतंत्र भारत था और प्रजातंत्र का था, तो वो ज़्यादा विलम्ब नहीं हुआ। उसके काफ़ी सही डेट तो नहीं बता सकता, ध्यान है, लेकिन शुरू काल से ही शुरू हो गया। आगरा में कहा जाता है कि पंडित जी के अलावा कोई सही पर्चा नहीं भर सकता और चाहे वो पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो आपके पास आता है। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसका एक उम्मीदवार को ध्यान रखना चाहिए और आप किस तरीके से उनको गाइड करते हैं कि उनका पर्चा बिल्कुल सही रिजेक्ट ना हो? प्रमुख रूप से तो जो अपेक्षाएं हैं, संविधान के जो नॉमिनेशन फॉर्म हैं, धीरे धीरे उनमें कॉलम और खाने और अपेक्षाएं बढ़ती तो गई हैं, लेकिन मूल से बताऊं तो उनकी जो नामांकन पद्धति को जो तैयार करते थे जी, और उसमें जो फंडामेंटली रिक्वायरमेंट था कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और कुछ उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशंस एनलिस्ट की थी, जैसे दिवालिया न हो और कोड़ी इस प्रकार का न हो, वो जो संविधान में दी हुई हैं उन डिस्क्वालिफिकेशन से में ना आता हो। और हर उसके हिसाब से उसने आयु लिमिट भी रखी थी जी, बाद में घटती भी गई। पहले 30 साल रखी थी, अब 25 साल, और अब वो 25 साल विकल्प दी गई है। और लोकसभा की अलग थी, विधानसभा की और विधान परिषदों की अलग थी। तो ये तो हर जैसा जिसका विधान में जो रखा था और आगे जैसे उसमें संशोधन किए गए हैं वो एक तरह से एक्ट में अपने आप लिखे ही हुए हैं, उनका तो कुछ ज़्यादा वो नहीं है। तीसरी वो थी उस समय जितने अब जो कॉलम आए हैं दुनिया भर के कि आप जो हैं, हाँ ये हमेशा था कि उस जिस क्षेत्र की विधानसभा से लड़ रहा है, जिस प्रांत की विधानसभा से वो लड़ना चाह रहा है, उसका उस प्रांत में कहीं ना कहीं उसका मतदाता होना चाहिए जी। और उसकी ही एक साथ ही साथ एक बारीकी ये थी कि प्रांत के, जैसे मान लो हम आगरा से लड़ना चाह रहा है, रहने वाला है इलाहाबाद का हो, तो प्रांत की परिभाषा में तो सीमा में तो आ गया और बनना चाहता है यहाँ से, तो उसको उन्होंने एक तरह से वर्गीकृत कर दिया कि यदि जो बाहर का होगा और यहाँ की दूसरे जिले की विधानसभा से नामांकन पत्र भरेगा तो उसे वहाँ की प्रमाणित प्रतिलिपि मतदाता की साथ लगानी पड़ेगी, इलाहाबाद की, हाँ जहाँ से भी मतदाता है प्रांत में। और यदि वो यहीं का है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में रह रहा है वहीं से कर रहा है, तो उसे जरूरत नहीं होगी जी। तो वो अनिवार्यता भी हो गई और उससे एग्जम्पशन भी हो गया। अब धीरे धीरे उन्होंने ये भी कर दिया
कि मान लो जिले की नहीं, जिले में भी लड़ सकता है, लेकिन जिले में भी जैसे बाहर से लड़ना चाहता है खेरागढ़ का, जी। तो वो उसे उसकी भी सर्टिफाइड कॉपी लगानी पड़ेगी। अच्छा। तो ऐसे करके एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट हुआ। तो उम्र का हो गया, नागरिकता का हो गया कि भारत ये का रिक्वायरमेंट जो नगर निगम के चुनाव में भी एप्लीकेबल है? अब इनमें से सब तो नहीं और स्ट्रिक्टली नहीं, जो आपको हाँ, सर्टिफिकेट नहीं लाना बता रहा है। हूँ, अब मैं समझ गया बात आपकी। असल में जो मतदाता की परिभाषा उन्होंने रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट के अंतर्गत की है, उसमें वो उनके जुरिस्डिक्शन में अंतर है। अच्छा। विधानसभा का आदमी हाँ जी। पूरे विधानसभा को रिलेट करेगा, हाँ जी। और या अपनी विधानसभा को रिलेट करेगा। हाँ जी। तो उन्होंने इसको धीरे धीरे अपने ढंग से व्याख्या भी करते गए, संशोधन भी करते गए कि कौन वहाँ का मतदाता हो सकता है। तो उसकी उन्होंने क्वालिफिकेशंस, अपेक्षाएं निर्धारित कर दी कि वहाँ का या तो बाशिंदा हो या उसका सोर्स ऑफ लिवलीहुड यानी पेशा वहाँ करता हो उस क्षेत्र में, तो वो वहाँ का वो बन सकता है। नहीं, उस केस में क्या होगा कि नागरिक तो वो दिल्ली का और आगरा की लोकसभा सीट लड़ना चाहता है। हाँ, अब वो लोकसभा में आ गई, अभी ये विधानसभा की बात है। हाँ, विधानसभा। अब जो लोकसभा का ऑल इंडिया वो है, हाँ। क्षेत्र स्फीयर, तो उसमें ये भी है कि जो पूरे इंडिया में कहीं भी वोटर है, भारत अच्छा। का नागरिक है, वो कहीं भी वोटर है किसी भी प्रांत में, तो वो कैन फाइट एनीवेयर। एनीवेयर। और लेकिन विधानसभा का जो इलेक्शन है वो स्टेट के बाहर का कैंडिडेट नहीं लड़ सकता। हाँ, विधानसभा के बाहर नहीं लड़ सकता। उसी तरह से वो नगर निगम में आ जाओ। हाँ। जो नगर निगम की सीमाओं में रह रहा है, हाँ जी। पैदा हो रहा है, हाँ जी। कारोबारी कर रहा है, या उसके रहने वाले पीरियड वाली वर्ष में या 6 महीने पहले तक हाँ जी। रेगुलर से वह निवास करके यही बनना चाहता है, हाँ जी। तो वो सदा उसका मतदाता बन सकता है। मतदाता तो ये छूट हो गई ना, हाँ जी। कि यानी उसे खुद बनना पड़ेगा, या वोटिंग लिस्ट रिवाइज होती है और वो करने उसमें गए अपना तो वो एडिशन और डिडक्शन कर सकते हैं। हैं। तो इसके ऐसे अलावा ही ये नगर पालिकाओं में, हाँ जी। म्यूनिसिपैलिटीज में और टाउन बाई टाउन एरियाज में, ऐसे ही गांव सभाओं की परमिशन में, हाँ जी। ब्लॉक्स में, हाँ जी। और जिला पंचायत के वार्डों में, ऐसे ही अकॉर्डिंगली वो परिभाषित कर दिया गया। नहीं, जो पीपल्स एक्ट है उसमें पीपल्स ये एक्ट इन पे लागू नहीं होता है, उनके अलग एक्ट हैं। अच्छा। पंचायत वालों के पंचायत राज एक्ट अलग है, अच्छा। नगर निगम वालों का नगर निगम एक्ट अलग है, मतलब लोकल सेल्फ बॉडीज का। हाँ जी। इनका इलेक्शन भी स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। हाँ, स्टेट इलेक्शन। और जो और इन तीनों के जो हैं वो निर्वाचन आयोग ऑल इंडिया कराता है। उसके मातहत में जो सब इलेक्शंस होते हैं दिल्ली हर प्रांतों में, वो बात एक ही कराने वाली मेन अथॉरिटी वो ही है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि पार्टी में सारे लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, तो फिर ये गलती क्यों होती है कि पर्चा रिजेक्ट हुआ? उसके क्या कारण? उसमें मुख्य बात ये है कि पार्टी में वकीलों को मेंबर तो बना लेते हैं, लेकिन हर वकील उस टेस्ट का नहीं होता है जी। और वकील तो वो होता है जो संबंधित एक्ट को पढ़े, समझे और उसकी गहराई में जाए। हाँ जी। और मुझे उसमें जो है हमेशा निरंतर जाने का दबाव बना, मेरी हॉबी बनी, और फिर मुझे इनमें उसमें मैंने काम किया। तो जो उसके बाद में जो अमेंडमेंट होते हैं, एक बार पढ़ लिया, फिर आपने 10 साल पढ़ा नहीं, तो आपको वही नॉलेज रहेगी। वही नॉलेज रहेगी, सही कह रहे हैं आप। इसलिए वो गलतियां कर जाते हैं। और उसमें भी जैसे मैं हूँ, मैं जैसे ही उससे एडवाइस करता हूँ, मेरे पास क्लाइंट कह लो या मेरा पार्टी का वर्कर कह लो जो प्रत्याशी के रूप में आना चाहता है, तो मैं उसको वर्बल इंस्ट्रक्शन देता हूँ। अच्छा। कि नॉमिनेशन पेपर हासिल करो, चाहे कैसे भी करो। भाई शेड्यूल वाला तो उसके जो इलेक्शन शेड्यूल के हिसाब से मिलेगा। पहले से प्रिपरेशन करो एग्जामिनेशन की तरह। सही बात। तो आप इम्पोर्टेंट ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? सही बात। तो ऐसे करके उसे लो, उसकी 4 फोटो स्टेट कराओ और 4 बार पढ़ो। उसके अंदर पहले 50 होते थे, अब कम से कम नहीं है, 1.5 सेट कॉलम होते हैं। एवरी कॉलम रिलेट्स टू यू ओनली, नॉट टू योर फ्रेंड, नॉट टू द पार्टी, नॉट टू योर वेल विशर। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर पर्चा भरना है तो 150 कॉलम
कि जानकारी आप उसे इम्पोर्टेंट दीजिए। जब तक आपका पर्चा नहीं भर जाए तब तक चंदा वोट मांगना आपका विषय नहीं है। आप एक सीमित छोटी सी कमेटी बनाइए इम्पोर्टेंट विश्वसनीय लोगों की, जो चंदा उसे नामांकन पत्र से संबंधित जानकारियों को, सामग्रियों को, सबूतों को इकट्ठा करें और फिर उनको ओरिजिनल्स कहाँ हैं, फोटोस्टेट कॉपी कहाँ है, सर्टिफाइड कॉपीज कहाँ हैं, तुरंत लेते चला जाए। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको क्रमबद्ध करें, उसको कैटेगराइज करें और उनको करेंगे तो आपको सरलता हो। और फिर मैं उसको कहता हूँ पहले तुम भरो, फिर हम तो एक्सपर्ट बैठे ही हैं, उनकी काटपीट रफ पे हो जाएगी और फिर वो सुधार देंगे नॉमिनेशन जो हम लोग खरीद के लाएंगे। एक टर्म बहुत इस्तेमाल होता है कि फलाने उम्मीदवार ने 5 सेट पर्चे भरे, तो ये 5 सेट पर्चे क्या होते हैं? एक और दूसरा जो 5 सेट है वो अलग अलग उसमें इंफॉर्मेशन होती है, एक ही इंफॉर्मेशन? समझ गया आपका प्रश्न, समझ गया। हमें उसमें जो आयोग है, हाँ जी, उसने ये सुविधा दी है कैंडिडेट को, हाँ जी, कि जो वो सिक्योरिटी जमा करता है, हाँ जी, तो एज अगेंस्ट दैट सिक्योरिटी हाँ जी, ही इज एंटाइल्ड टू फाइल मैक्सिमम 4 नॉमिनेशन पेपर्स। 4 नॉमिनेशन, हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ से वो लड़ना चाहता है जी, हाँ जी, तो वो एक अपने नॉमिनेशन को ही नहीं, वो 4 प्रकार से भर के दे सकता है। अच्छा, वो 4 प्रकार से मैक्सिमम 5 नहीं, 4 चार, अच्छा, तो उसमें एक सेफ साइड ये कर लेते हैं कुछ लोग, हाँ जी, कुछ नाम में परिवर्तन है, कुछ अच्छा, मतदाता सूची में परिवर्तन है, किसी अच्छा, में आयु में परिवर्तन है, किसी में के कोई डिफिकल्टी आती है कि साहब माँ तो ये लिखी आएगी यहाँ करी, तो वकील लोग दिमाग दौड़ा के जो चारों में उन कमियों को ले आते हैं। अच्छा, तो इसलिए स्क्रूटनी के टाइम पर यदि वो ये कहता है कि साहब ये तो आपकी इसमें ये लिखी, हम तो ये मानेंगे, अच्छा, तो उन चारों में से में किसी में भी कोई पर्चा सही है तो एक्सेप्ट हो तो जाए, चारों को एक्सेप्टेड माने जाएंगे। यू कैन, और चारों में आपने 2 ही भरे या 1 भरा, उसमें भी ऐसी फंडामेंटल गलती निकली, कमी निकली, हाँ, तो दैट इज रिजेक्टेड। हाँ जी। तो तब आप ये नहीं कह सकते आप हम 3 और भर सकते हैं। तो मतलब आपको शुरू से ही तैयार होके पूरी इंफॉर्मेशन के साथ और चारों सेट जरूर भरने चाहिए? जरूर नहीं भरने चाहिए, नहीं भरने चाहिए, नहीं भरने चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं भरने चाहिए? कि एक तो काम बढ़ता है, हाँ सही बात है, दूसरे आपने ये सोचा कि मान लो थोड़ी देर के लिए हमें पार्टी ने भी फॉर्म नहीं दिया, हमें और कैंडिडेट नहीं घोषित कर पाया और हम मानेंगे नहीं, तो हम इंडिपेंडेंट का भी एक भर दें, समझ कर ना। अब आप 4 ही तो भर सकते हैं, हाँ, और आपने विजिलेंटली वो भी संभावित शंका के लिए भी इंतजाम कर लिया, हाँ जी, और उसमें एक प्रस्ताव नहीं होगा, उसमें 10 होते हैं जो आप जो इंडिपेंडेंट बनेंगे। अच्छा, तो उसमें 10 प्रस्ताव होंगे, हाँ जी, और आप इसी प्रिकॉशन के तो अंतर्गत बनते के काश किसी तरह से वो फेल गड़बड़ी निकल आती है या बी फॉर्म हम टाइम से दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो कैंडिडेट तो हमारी पहचान तो है ही, हम वही कैंडिडेट तो रहे, वही रहेंगे कैंडिडेट, ठीक है ना। तो इस वजह से काम बढ़ा। अब हर एक की 10 की वो निकाल के लाओ, मतदाता सूची क्रमांक, भाग संख्या, उनके सिग्नेचर, और तुम गाँव में पड़ गए ऐसा फलानी बिरादरी का ले लो, अच्छा वर्ग को ले लो, उसका इम्प्रेशन पड़ेगा, इसका ऑब्लिगेशन होगा, ये बड़ापन मिलेगा, इसका सही कोई तो कोई अतिक्रम लगाओगे नहीं पर पर्चे भरने में ये चीजें क्यों इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं? क्योंकि पर्चा आपने भरना है, वो तो टेक्निकल काम है, और क्या, टू टेक्निकल। हाँ, और उस टेक्निकल में अगर आप जाति भी देखें और सारे वर्गीकरण देखें तो इसका क्या? ये तो प्राइवेट चीज है आपकी। अच्छा, ये तो आपका प्राइवेट दृष्टिकोण है, आप ये थोड़ी कह रहे हम जातीयता के आधार पर इसको बना रहे हैं प्रस्तावक। अच्छा, ये तो हम अपनी प्रोपेगेंडा की दृष्टि से, तुम कहते हो हम जाटा विरोधी हैं, देखो जाटा हमारा वो है। अच्छा, मतलब अगर बाद में कोई आपका विपक्षी कहता है कि ये तो आपके है कि ये सब हल्कापन है या संविधान के विरोध, आचार संहिता के विरोध में ऐसा कर रहे हैं, तो वो चीजों को भी फेस करना पड़ेगा, उसमें वो भी फेस करना पड़ेगा। लेकिन पर्चा भरने के बाद और जो 3 दिन 4 दिन तक जो पर्चा स्क्रूटनी होता है, सेकंड डे ही होता है रोन और नोट। हाँ, लेकिन मान लो हमने 7 दिन में पर्चा भरने की दी, हाँ और हमने पहले ही दिन मिल गए, हाँ जी, तो 6 दिन और मिल गए ना। हाँ, हाँ, अब मान लो थोड़ी देर के लिए हमारा एक मुहूर्त का था जो कल ही मुहूर्त है, और वो मुहूर्त दोबारा आ नहीं रहा है 1 हफ्ते में, हाँ, हाँ, तो पर्चा हमारा भर दो, तो हमने 4 में से 1 वाला मुहूर्त वाला उसमें भर दिया।
और बाकी के और बाद बाकी में एफिडेविट तैयार करना है, उनकी जो और चीजें हैं। अब लेटेस्ट जो आया है उसको तो 5-6 भागों में वर्गीकरण कर लेंगे, अब करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, जैसे उसका वो है, पहले जो बी फॉर्म पार्टी अधिकृत कैंडिडेट घोषित करती थी, हाँ जी, वो स्क्रूटनी के बाद विड्रॉल डेट तक आप दे सकते हैं। नहीं, अब को उन्होंने चेंज कर दिया। अच्छा। अब ये कह दिया ये लास्ट नॉमिनेशन डे है, हाँ, उस दिन तक आप एक दिन मान लो लास्ट, मान लो आपने चाहे ना दे बनवाया है, तो उस दिन तक आप भी फॉर्म जमा कराएंगे। बाद में जांच के बाद या आगे विड्रॉल वाले दिन नहीं करेंगे, कंपल्सन कर दिया ना। मतलब आपको कमिटमेंट जो उम्मीदवार है वो पार्टी पे भी प्रेशर है कि भाई आप नहीं, आप मतलब पार्टी से होके आ रहे हैं तो पार्टी से और वाले संबंधित नियम आपको लागू करने पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल। आप इंडिपेंडेंट आ रहे हैं तो आप वो नियम लागू नहीं होते हैं। नहीं, एक तरह से इनडायरेक्ट प्रेशर तो बिल्ड हुआ, आपने पर्चे में ही पर्चा भरने के प्रोसेस वही तो कह रहा हूँ कि इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जो नॉमिनेशन है अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? अब खर्चा मेंटेन करना है, जिस दिन से आप खर्चा भरेंगे उसी दिन से आपका टैक्स सिक्योरिटी कितने की हुई, डेफिसिट में कितने लगे, ये सब खर्चा इसमें कितना आया, क्या गाड़ियों को हमने आज वो की थी, ये सब का खर्चा उसमें जुड़ेगा आज से ही। तो फ्रॉम द डेट ऑफ द नॉमिनेशन, फ्रॉम टिल द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, जो भी इलेक्शन संबंधी खर्चा होगा दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर्ड वो ना वो उम्मीदवार को वो एक्सपेंडिचर रजिस्टर है, वो उम्मीदवार को अपने पास बनाना होगा। नहीं, वो खुद वो सरकार सबमिट करेगा, चुनाव आयोग। अच्छा, वो आपको देगा और रजिस्टर देगा, और आगे साथ में जो भी नई नई चीजें कैसे आप मेंटेन करेंगे, किन डेट्स में लिखाएंगे, चाय को और टेंट को और छपाई को और उसको या गाड़ी के किराए को। उन्होंने अब तो लेटेस्ट यहाँ तक आ गया है कि रेट लिस्ट भी दे देते हैं कि वो फलानी स्कॉर्पियो की रेट क्या है, उसके रेट क्या है, उसकी रेट क्या है, उसके एक कार्यकर्ता के उसका नाश्ते का क्या कीमत क्या आएगी, चाय की कीमत क्या होगी, ये सब डिटेल आपको देते हैं रेट। आप मान लो तो चाय की आप जब पर्चा भर रहे हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए आपको। नहीं, ये सब मेंटेन करेंगे आप, पता ही नहीं होगी, दे विल बी प्योरली एविडेंस्ड होंगी, उनके एविडेंस भी होंगे, मतलब उसके बिल भी होंगे, वाउचर्स होंगे, अप्रूव्ड होंगे। आपने कहीं से जब खरीद के लाए, बिकवा के लाए, टेम्पलेट बनवा के लाए, प्रेस वाले इसलिए लाए थे, बिल दीजिए। मतलब और बल्कि उनके अलग नहीं है प्रिंटिंग के, वो तो ये कॉपी आप चुनाव आयोग को भेजेंगे, कैंडिडेट को भेजेंगे, आरओ को भेजेंगे। जब आप इलेक्शन लड़ते थे तब ये सब ऐसे धीरे धीरे डेवलप होते गए। आपके समय में क्या इम्पोर्टेंट? उस समय खर्चा की कोई वो नहीं थी, ना मेंटेनेंस, और ये भी जो कैंडिडेट की जो व्यक्तिगत बातें थी। हाँ, तो मैं कह रहा था नॉमिनेशन के 3-4 भाग होते हैं। हाँ जी। एक है जिसको हम नॉमिनेशन पेपर ही कहेंगे और एक्चुअली वही होता है। ठीक है। कुल मिलाकर के भी जो होगा वो भी नॉमिनेशन का ही अंग है। अच्छा। लेकिन वो है एफिडेविट, वो है डिक्लेरेशन, वो है ओथ, यानी जो उसके साथ क्या लगाया जाएगा वो उसका एनेक्शर है। हाँ, सही कह रहे हैं। एक तरह से सेकेंडरी है लेकिन कंपलसरी है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। हाँ, क्योंकि उसी पे ही जब आगे पत्रकार जब खोजते हैं वो कहते हैं कि इनकम पिछले बार इतनी थी उम्मीदवार की और अब की से इतनी हो गई, तो उसमें वो अलग मैं अभी डिटेल दूंगा आपको। तो उन्होंने, अब चूंकि वहाँ तो IRS भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो वो जो फॉर्म्स, जो कॉलम्स जो बनाए हैं, हाँ जी, एक उन्होंने नया एडिशन ये किया था अभी पिछले 10-12-15 साल के अंतर्गत कि जो हमने प्रेस्क्राइब्ड प्रो फॉर्मा बनाया है, नामांकन पत्र का या एनेक्शर्स का, हाँ जी, उसमें कॉलम कोई खाली नहीं छोड़ेंगे आप, क्यों? अच्छा। कंप्यूटर का योग आ गया। हाँ, कंप्यूटर का आ गया, सही। तो इसलिए चाहे निल लिखिए, नॉट एप्लीकेबल का एनए लिख लीजिए, लेकिन खाली मत छोड़िए, और खाली नहीं छोड़ेंगे और क्रॉस भी नहीं करेंगे। अच्छा। तो धीरे धीरे उन पर सख्ती भी बढ़ाई। इसका मतलब है कि आपको नॉमिनेशन को पेपर को ऐसे पढ़ना है जैसे आपको फर्स्ट क्लास के लिए लाने के लिए पढ़ना है। जैसे आप हर बारीकी को पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे बैठते हैं। तो इसीलिए अब उन्होंने बामे 4 भाग कर दिए। अच्छा। जैसे सबसे पहले आपका कहाँ से हो, क्या भाग है, कौन सी भाग संख्या है, कहाँ के मतदाता हो, क्या उम्र है, कौन सी क्लास के हो, SC हो तो सर्टिफिकेट है कि नहीं,
है तो उसका बाकायदा मोहर लगी हुई हो अपने है कि नहीं, क्या बाहर की हो तो सर्टिफाइड कॉपी है कि नहीं। अब ये चीजें स्क्रूटनी वक्त पर देखी जाएंगी, वो कंपल्सरी हो गई है, और जो नहीं है वो ऑप्शनल हो गई। इम्पोर्टेंट वो भी है, लेकिन ये ऐसी महत्वपूर्ण मानी गई कि इनमें कोई कमी हो, जैसे एज है, एज कम बैठी है, या एक वाला कॉलम लिख नहीं पाए भूल से। एक जो पर्चा खारिज हुआ था, मेरी बिल्कुल याददाश्त का है, खेड़ागढ़ में मंडलेश्वर जो बड़े नेता रहे, मंत्री भी रहे हैं, उनके लड़का बोलू का पर्चा बढ़ा गया, और उनके वो थे बसपा में उस समय, और हमारे लोगों के व्यक्तिगत संबंध भी थे। तो उनका जो बड़ा लड़का सभा का जिला अध्यक्ष था, मेरे कुलदीप बेटे का दोस्त भी था, मुझे बहुत ज़्यादा वो करता था, वो आया, चाचा जी मेरा पर्चा, भाई भैया का पर्चा चेक कर दो। मैंने पूरा पर्चा चेक कर दिया, और मैंने कि हो सके इसके आधार पर फेयर भर लाना, और एक नज़र फेयर होने के बाद मुझे डलवा लेना। तो उसे बेचारे को कहीं जाना पड़ा, पर्चा उन्होंने भर लिया उनके वकील साहब ने, और वहाँ एज कॉलम में एज नहीं लिख पाए, देखना। और वो भी उनके नोटिस में नहीं आई, किसी के पकड़ में नहीं आई। स्क्रूटनी वाले दिन वो चीज पकड़ में आई, और उसने आरओ ने कहा कि आपने तो जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है आपने एज ही नहीं लिखी। तब वो फिर मेरे पास आए कि साहब इसे किसी तरह संभालो। मैंने क्या बात पाई जा रही कि कोई एज कॉलम में उम्र रहेगी। मैंने कहा भाई ये तो फंडामेंटल कमी है कि साहब कुछ भी करो, नहीं कुछ भी तो ये मान के चलो कि ये ऐसी कमी है कि तुम कितना भी प्रेशर और इस्तेमाल करना, इन माई ओपिनियन में डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि ये करना भी चाहें तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए तुम कह रहे हो मुझे आर्गू करना है तो मैं करता हूँ। मैं गया, मैंने आर्गू किया, और मैंने ये कहा आर्गुमेंट में कि चुनाव आयोग की मंशा ये है कि इतना एडल्ट हो, इतना क्वालिफाइड हो एज ग्रुप के हिसाब से कि वो 30 की उम्र पार कर चुका हो, है ना। तो हमारे इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब में लिखिए। हाँ, आपके ही नॉमिनेशन पेपर का वो भाग है, मतदाता सूची में लिखिए, उसमें लिखिए। अब इसमें ऐसा ओमिशन नहीं है जो कहीं से और से कहीं उसका निकल के नहीं आ पा रहा हो, तो आप कोई एज्यूम और हमारे ब्लफ से नहीं मानेंगे। दे आर ऑल्सो वैलिड डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट शुड एडमिट। तो ऐसा हमारे लिए तो ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने साहब आपको फंडामेंटली तो आप यही तो चाह रहे हैं कि इतनी एज का हो, मैं इसका हूँ तो मान लो, और नहीं है तो बताओ किससे मैं अंडर एज माना जा रहा हूँ। ऐसा कोई है आपके सामने? मतलब मेरी लॉजिक जो थी, अपने मुंह से तारीफ नहीं करनी चाहिए, ऐसी थी जो उनके रास्ते बंद कर रही थी, और वो चाहते कर सकते थे, लेकिन कौन रिस्क ले? नहीं, जो इंफॉर्मेशन क्या लोकल रिटर्निंग ऑफिसर जो कि डीएम ही होता है, उसको इतनी डीएम या डीएम के अंडर में जो भी उसको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये सारी चीजों को, वही मैं कह रहा हूँ, पहली बार क्या कह रहा हूँ कि जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें वहाँ डिस्कशन नहीं यूज कर सकते। अच्छा, अदरवाइज जो आगे जो एफिडेविट्स वगैरह जो आ रहे हैं उसमें डिस्क्रिप्शन, उसमें उनको सपोर्ट दिए है जो इंस्ट्रक्शंस में। अच्छा, वो बता दूंगा मैं आगे तुमको, एक विद एग्जांपल बता दूंगा। अच्छा, तो आप एफिडेविट वगैरह सारी चीजें, हाँ, तो एक तो ये इस प्रकार के रिक्वायरमेंट होगा नॉमिनेशन पेपर में, पहला वाला नॉमिनेशन का भाग एक तरह से, और दूसरे एज आ गया, एजुकेशन वगैरह उसमें नहीं रखी है, और ज्यादा 2-3 ही कॉलम है, मतलब 2-3 पेज है, उनमें ज्यादा नहीं है। लेकिन जो उन्होंने एफिडेविट लगाया है एनेक्शर, वो बड़ा अनिवार्य है, और वो है कम से कम 15-20 पेज का, जो उस एफिडेविट में 15-20 पेज में, हाँ उसी बता रहा हूँ क्या है। और उसमें उन्होंने घेरा है आपको। अच्छा, और उसमें वहां से शुरुआत ही यहाँ से करते हैं कि आप बताएंगे आप मान लो लेडी हैं तो आपके हस्बैंड का नाम क्या है, आपके बच्चों का नाम क्या है, आप मेल हैं तो आपकी पत्नी का नाम क्या है, उनका नाम क्या है, बच्चों के नाम और उम्र क्या है। यानी वो ये निकालेंगे कि आप पर पत्नी के अलावा जो वैसे माइनर चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, उनके का विवरण भी आपको देना है, जो आप पर इनकम दे, जो डिपेंडेंट है। तो सबका आपका नाम भी दिया, उनके नाम जो खाते हैं नीचे आ जाएगा, आप पे कैश कितना, आपके पत्नी पे कितना,
उनके बैंक खाते का नंबर क्या है, कौन सी बैंक में है, कितना पैसा है, नाबालिगों में किसके में किसके कितने पैसे हैं, जो चीज इनसे कितने हैं, मकान है तो कितने कितने, असला है तो कितने कितने, गाड़ियां हैं तो कितनी कितनी है, कोई बच्चे के नाम कोई लड़के के नाम, यानी घेर रही है आपको। फिर उनके डिटेल्स क्या है, कौन सा क्या मेक है, क्या उनकी कॉमर्शियल वैल्यू क्या है, आज के डेट में वैल्यू क्या है? और ऐसे आपको जेबरात वगैरह कितनी है। ये जो एफिडेविट है वो निर्वाचन आयोग का एफिडेविट नहीं, ये तो नॉमिनेशन के साथ लग रहा है, तो निर्वाचन असेंशियल पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट है। नहीं, मेरा जो आप इसी में आगे आता है और आता है, इसी में ये तो लाइबिलिटीज कितनी है, किस बैंक से कितना लोन लिया, कितना जा चुका और कितना है, इनकम टैक्स कितना देते, कितने आए, उनके रिटर्न पहले एक बार कैसे मांगते ही थे, अब लेटेस्ट 2-3 रिटर्न भी मांगे कि उनके कॉपी दो। अच्छा, तो लेटेस्ट डेवलपमेंट तो लेटेस्ट गिरने बटोर धीरे धीरे करके निर्वाचन आयोग उम्मीदवार आपके एरियस ड्यूज कितने हैं। अच्छा, एज एमएलए थे कितना है, एज मिनिस्टर थे तो कितना है, आज इतने कितने हैं तो उनके नो ड्यूज लगाइए। ये सारे गेंदे बटोरने वाली चीजें। एजुकेशन कितनी है, कहाँ पे की, कहाँ से की, कितने सन में की, कैसे की। नहीं, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि जब ये आईटी का जमाना है, जब सारी इंफॉर्मेशन तो सरकार के पास है, नहीं फिर सरकार दोबारा एफिडेविट समझ गया आपका अंशा कि जब है तो इनको बारीकियों को से कैंडिडेट्स को इतना अपेक्षा क्यों करनी चाहिए, और वहां से जान कर ले, फिर एक्शन ले, ठीक है ना। लेकिन अब ये तो आगे अमेंडमेंट आ जाएंगे तभी तो करेंगे, जब तक भी अमेंडमेंट नहीं आ रहा है तब तक तो उन्हें जो निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से तो कैरी आउट करेंगे, कंडक्ट करेंगे इलेक्शन को। करना पड़ेगा। अभी आपने ये तो बताया कि इनकम टैक्स का भी अब पूछने लगे हैं। नहीं, अब तो ये तो काफी समय से पूछने लगे हैं। जैसे मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि जैसे यूके के जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ एंसेस्ट्री भी पूछते हैं, मतलब आपका जो पुराना आपका एंसेस्टर्स क्या थे। नहीं, ये हमारे यहाँ नहीं पूछा, ये नहीं पूछा। आप समझते से ही समझ लिए कि फाइनेंशियल सेटअप की दृष्टि से आपके परिवार के डिटेल उन्होंने पूछ लिए, परिवार तो ओरिजिन पे गए। नहीं, परिवार भी जो आपका बिल्कुल इमीडिएट परिवार है, नहीं उसे उन्होंने स्पेसिफाइड करे जो तुम पे डिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट है, और अगर डिपेंडेंट नहीं है तो यू आर नॉट टू बाउंड टू गिव इट, यू आर नॉट बाउंड टू गिव इट। मतलब ये आप सोचते हैं कि आगे आने वाले समय में ये जो रूल्स जो आपने इतने बताए 150 ये स्ट्रिक्ट होंगे, कम नहीं होंगे। नहीं, पर इसको मतलब ये बड़ा पैराडॉक्स सा नहीं लग रहा आपको कि एक तरफ तो हम देश आईटी की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग जो है जो स्ट्रिक्टनेस दिखा रहा है। मैं स्ट्रिक्टनेस के खिलाफ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, लेकिन जो प्रोसीजर है वो सिंप्लीफाई नहीं। देखिए, अब ये इंडिविजुअल्स के जरिए दुनिया भर के कैंडिडेट होने लगे हैं। हाँ। है? तो जितने ज्यादा वो होंगी रिक्वायरमेंट, आदमी डिस्करेज होगा। कितने ही भर सकते हो, इसका मतलब 10,000 फॉर्म भर देंगे आप, तो कोई भर सकता है। हाँ। तो वो उन्हें कुछ ना कुछ बंदिश लगानी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। अच्छा, दूसरे फ्रॉड कितने हो रहे हैं, चाहे सर्टिफिकेट बनवा लो, चाहे जैसा खाता नहीं बनवा लो, चाहे जैसा कुछ बनवा लो, तो उन्हें भी तो घेरेंगे बटोरेंगे। उसका उन्होंने एक वो दे दिया, तो एक चांस दिया है, और वो चांस एक्ट में नहीं दिया। अच्छा, इलेक्शन आयोग जो इंस्ट्रक्शंस जारी करता है उसमें है। मैंने कहा उदाहरण दे के बताऊंगा। हाँ। एक उदाहरण भी दे दूं, बड़ा इम्पोर्टेंट उदाहरण। इस इलेक्शन जो पहले जो एमएलए का इलेक्शन हुआ था, मैं समझ 17 वाला होगा, 22 में हुआ था 17 वाला, तो 17 वाला या उससे पहले वाला हो। वहां से मधुसूदन जी पहले भी एमएलए थे, उनका पर्चा भरा गया बसपा की ओर से, और संभव थे उनके मुकाबले भाजपा से राजा साहब को कोई थे। हाँ जी। और उनके पर्चे पर ऐतराज किया गया मधुसूदन जी के, और ऐतराज में जो के बारे में एविडेंस भी ऐतराज की सपोर्ट में दी इन्होंने। अच्छा। और ऐतराज के सपोर्ट में देने के बाद उनको स्क्रूटनी पर बहसें हुई। अच्छा। जांच हुई, जांच में ये पाया जा रहा था कि ये क्रिटिकल मैटर है।
अच्छा और दोनों पार्टीज ने ये कहा कि हमें साहब लीगल हेल्प के लिए हमें टाइम दिया जाए। अच्छा तो एक्ट कहता है कि वो 24 घंटे का टाइम दे सकते हैं। दे सकते नेक्स्ट हैं। ओके। तो उन्होंने दे दिया और इस सेक्शन से पहले ही मेरे पास एक पार्टी मधुसूदन वाली पार्टी आई, बसपा वाली, तो साहब भाई साहब आपको ये देखना है। मैंने कहा भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं पॉलिटिकल पार्टी के बने आधारों पर मना कर दिया। बोले कि साहब, अब उनने मुझे घेरा कि साहब आपके कैंडिडेट की तरफ से कोई एतराज नहीं है, पार्टी की तरफ से कोई एतराज नहीं है, तो आपको तो एज एन एक्सपर्ट हम यूज करना चाहते हैं। बहुत प्रेसाइज किया, घुमा फिरा करके अल्टीमेटली मुझे जाना पड़ा। अब तुम छोटी लिखी बहुत सुन। और मैंने ये प्ली ली थी कि लोगों ने मजाक भी बनाई थी, लेकिन मैंने प्ली ली। नहीं, पर आप प्रोफेशनल हैं तो अब वो उन्होंने ऐतराज क्या किए थे? उन्होंने ऐतराज ये किए थे कि साहब जो इनका जो एफिडेविट आज रॉन्ग, उम्र गलत लिखी है, कहीं इतनी लिखी कहीं इतनी लिखी। इनके द्वारा संपत्ति छिपाई गई है। इनकी पत्नी का नाम है मंजू, उनके नाम इतनी जमीन है मौजूदा करगौली में, और वो उन्होंने दर्शाया नहीं, वाला एविडेंस भी खत्म नहीं जाके लिखी। ऐसे कर करके उन्होंने आर्गुमेंट्स की। तो पहले तो जैसे ही उन्होंने आरोप ने बुलाया तो उनकी तरफ से 10-11 वकील थे और मैं बसपा की ओर से अकेला था। अब मुझे देख करके उन्होंने कहा नहीं, मैं एक आदमी को अलाउ करूँ, हमारा संविधान कहता है कि स्क्रूटनी के टाइम पर प्रस्तावक कैंडिडेट +1 होता है। इनने परमिशन ली, इनके वकील को हम एक आदमी को अलाउ कर दिया, आप भी एक छांट ली आई। और उनने ये कहा ठीक है साहब, हम इनके वकील को अपना मान लेते हैं, ये मना कर दें हम सब हट जाएंगे, हमारे भी वही वकील हो जाएंगे। मुझसे कहा भी था, उन्हें पैर भी छुए थे बहुत सम्मान। तो आरो ने वो किया, नहीं साहब इनसे पूछ लो। आरो ने पूछा नहीं, या ज्यादा चुप रहा तो मैं नहीं कहा ऐसा, ये अभी तो 9 है और 9 ले आए, मुझे कोई एतराज नहीं है, खुल के काम आना चाहिए। फिर वो काफी हटके मतलब बहस हुई, और बहस पर उन तीनों बिंदुओं पर मैंने वो किया। मैंने कि साहब वो जमाना था, बसई अरेला में रहते थे, लड़के के पे बाबा गए और बत्ती कराए, बोल दिया ओ पंडित जी जब हमारे जाती है बत्ती कर लियो। और वहाँ ने कुछ नहीं पूछी, हाँ का नाम फलानो, कौन के लड़कों ने मालूम नहीं है कि कौन का करना। उम्र अपने हिसाब से ही लिख दी, पहले तो अपने हिसाब से लिखी जाती है। लिख दी। अब मैंने कही हाँ एक एतराज में और ये किया था तीसरा, कि सेंट्रल स्कूल का उन्होंने सर्टिफिकेट दाखिल किया है अपने एज के बाद, सेंट्रल स्कूल फतेहाबाद ऐसे कर। तो अब मैंने उन्होंने रखी साइज, इनके एफिडेविट न्यू रहेंगे, जो एफिडेविट उसका नेसेसरी पार्ट है, और इन दिस पे और नॉमिनेशन इज लायबल टू बी रिजेक्टेड। जब उन्होंने कह ली, पहले उनसे उन्होंने कहा था आप बताइए, मैंने मैं साहब ये अपना आपत्ति करें तभी से मैं उत्तर दूँ। तो कहा ये बात भी ठीक। तो उन्होंने ये तीनों बातें रखी कि साहब ये खतौनी से प्रमाणित होता है कि मंजू वाली जमीन इन्होंने दिखाई दी, देख खतौनी, और इससे जाहिर होता है कि इनकी उम्र जो है संदेहजनक है, और ये उम्र भी आती है। तीसरे उन्होंने उसकी रखी कि देखिए जब फर्जी जाली सर्टिफिकेट लिखा है ना, ये सेंट्रल। मुझे तीनों के मैंने जवाब दिए। मैंने माए लायक मत दीवानी के माने हुए वकील ने, टाइटल की प्रूफ खतौनी होती है, और जो खतौनी अंजू के नाम के दी जा रही है उसे देखिए लिखा है फलाना कॉलेज प्रबंधक अंजू रानी है, तो प्रबंधक की ओन जमीन थोड़ी है, तो स्कूल की जमीन है। तो इसका मैंने तुरंत जो मुंह बंद कर दिया। अब इन्होंने एज पे कहा है, तो मैंने कहा ऐसे होता था, कहीं इतनी लिखी, जहाँ भी लिखी है वहाँ 30 से ज्यादा लिखी है। हाँ। आज भी 54 साल से ज्यादा है। अब आया सवाल उसका, सेंट्रल बैंक बुक का जो फर्जी है। मैंने साहब पहले कहीं कहीं स्कूल हुआ करते थे, हमारे पूरे गुजरघाट में एक स्कूल था, और अब शिक्षा का प्रसार सरकार कर रही है, तो जगह जगह उनके सुपरविजन के लिए केंद्र बिंदु बनाते हैं। सेंट्रल स्कूल नहीं है वो केंद्र व्यवस्था की दृष्टि से केंद्र स्थापक स्कूल है, तो इस वजह से उन्होंने प्रमाणीकरण दिया है। तो मैंने ये तो उसके बाद चौथी बात ये है, ये इलेक्शन आयोग की गाइडलाइन है आपके पर रखी हुई कॉपी, ये और इसकी फोटो कॉपी आपको दे रहा हूँ, और उसमें साफ लिखा है कि आरओ व्हेन रिजेक्ट ए नॉमिनेशन पेपर, तुम कह रहे थे ना, उसका लिखा है
The affidavit may be incorrect. The affidavit may be self-contradictory. The affidavit may be insufficient. On the basis of the defective affidavit, the nomination paper shall not be rejected. अच्छा, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। और जज वो मेरा जो मैंने दिया था यूँ करके हारो महोदय को, अब वो जवाबड़े के साथ ये मीठी मीठी बातें करते हैं जो इस बात के लिए मशहूर है शर्मा जी और आपको गुमराह कर रहे हैं। उनके जाकर जवाब दो। उनका उसके बाद के 11 बजे नहीं सुनाया। पहला आप कह रहे हैं कि जब ये पर्चे के लिए आर्ग्यूमेंट होता है तो फिर 24/7 अवेलेबल है एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप कभी भी जाके उनसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। और तो वो एक आदमी अलाउ करते हैं, उसका नाम मतलब ही ये है कि वकील शब्द नहीं लिखा उन्होंने एक्ट में। अच्छा, एनी पर्सन, और एनी पर्सन मीन्स आपको अपनी बचाना है या दूसरे का खारिज कराना है, तो कोई लॉयरी तो सेंट्रल ड्राफ्ट कर सकता है। सही बात है। पंडित जी, आपसे बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है और मैं आपसे एक हम प्रश्न पूछा करते हैं कि आप आज के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिस तरीके से आपने मेहनत की, आपने उस समय इलेक्शन लड़ा जब पार्टी का कोई वजूद नहीं था और आप पार्टी के बहुत कार्यकर्ता है और आपने अपने हुनर से जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है इलेक्शन लड़ने के लिए कि सही तरीके से पर्चा भरा जाए, और आप पक्ष और विपक्ष दोनों में बहुत फेमस हैं ये करने के लिए, चाहे कोई भी इलेक्शन हो आगरा के अंदर। तो आप आज के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे वो छोटे भाई है, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि उन को शांति के साथ जो उनसे अपेक्षा की जा रही है कानूनी ज्ञान की और जानकारी की, उसको खुद गहराई से देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और माइंड में बैठालना चाहिए। केवल शॉर्टकट से ठेका नहीं लेना चाहिए कि हाँ मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा। शॉर्ट वाला काम से कैंडिडेट को नुकसान होगा, आपको भी वकालत में नुकसान पड़ेगा और आदतें ही खराब होंगी। एक आदमी जो जिसका पद है, जिसके लिए वो अपेक्षा की जाती है कि सुंदर गायक है तो सुंदर गाना होना भी चाहिए, ये अच्छा विद्वान है तो विद्वता के उसके पास ज्ञान भी होना चाहिए। तो हम जब वकालत साइड के हैं, उसके विशेषज्ञ माने जाते हैं, तो हमें उनसे संबंधित लिटरेचर को, साहित्य को, एक्ट्स को, रूल्स को और मैनुअल्स वगैरह को भी जहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन और सपोर्ट मिल सके, उनकी हमें का शौक डेवलप करना चाहिए। तो हम अपने साथ और पक्षकार के साथ न्याय करेंगे, और वरना खाना पूर्ति से दोनों को ही नुकसान होने का भय बना रहेगा। पंडित जी, आप ब्रज के निवासी हैं और ब्रज हम चाहते हैं कि आपका विजन आगे 25 साल 30 साल में ब्रज क्षेत्र कैसा होना चाहिए? क्योंकि देखिए, ब्रज क्षेत्र अगर डेवलप नहीं होगा, यहाँ युवा अच्छे लोग नहीं रुकेंगे। देखिए, कुल मिला के ब्रज तो एक छोटी यूनिट है जो इस समय ट्रेंड है या ट्रेंड की अपेक्षाएं हैं कि पूरा भारत का ही अच्छा विकास और उन्नति होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से जब नीचे से सभी अंगों का, गांव का, सड़कों का, गलियों का, जिले का और कमिश्नरी का, सबका विकास होता चला जाएगा, उतना आवश्यक है ही। तो उसी सिमिलरली ब्रज क्षेत्र से भी यही हम कहते हैं कि हमारा ब्रज क्षेत्र पुराना धार्मिक स्थली भी रहा है, शुद्ध और संस्कारी भी रहा है, और जैसे जरूरतें भी हैं, पिछड़ापन है, गरीबीपन है, दरिद्रताएं हैं, उन्हें शासन के सहयोग, समाज की बुद्धिजीवियों के सहयोग से उदारता के साथ काम करेंगे और आवश्यकताओं के अनुसार उससे सिंसियरली और ईमानदारी से काम किया जाएगा, तो निश्चय ही रूप से भगवान हमें सहयोग करेगा और सफलताएं मिलेंगी, और युवाओं को भी उससे विकसित होने में सुविधा होगी और अपेक्षाएं पूर्ण होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपसे चर्चा करने के लिए। आशा है हमारे दर्शक और श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, और आगे भी हम आशा करेंगे कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम पंडित जी से दोबारा एक बृहद चर्चा करेंगे इसी टॉपिक पर, और आपके पास फिर से आएंगे। धन्यवाद।